दोस्तों नमस्कार। दुनिया के केंद्र में भारत है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितनी बड़ी हलचल अलग अलग युद्ध की वजह से दुनिया भर में हो रही है, उसमें नए पावर सेंटर के तौर पर क्या पहली बार पश्चिमी देशों को चुनौती देते हुए साउथ उभर कर सामने आ चुका है। और साउथ ग्लोबल की जिस परिभाषा को इस दौर में एक नई तिकड़ी यानी तीन देशों का मिलन अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है, उसकी बैठक आज से रशिया के कजान शहर में शुरू हो चली है। ब्रिक्स की बैठक है ये, 16वां समिट है ये। और इसमें खास तौर पर रूस, चीन और भारत की मौजूदगी, और उस मौजूदगी के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डॉलर को चुनौती देने की स्थिति, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिस पर वरदहस्त या किस पर वर्चस्व अमेरिका का ही रहा है, वहां के पूरे मैकेनिज्म को अमेरिका ही संभालता रहा है। उसके ठीक समानांतर क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए अब उस परिस्थिति को भी नए तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिसके आश्रय वाकई ग्लोबल साउथ कहीं ज्यादा दुनिया में इकोनॉमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाए और सामरिक तौर पर भी यह महत्ता, खास तौर से रशिया जब यूक्रेन के साथ बीते 2.5 वर्षों से युद्धरत है, बावजूद इसके तमाम सैंक्शन लगाने के बाद, तमाम प्रतिबंध के बावजूद रूस को अमेरिका अलग थलग कर नहीं पाया और भारत ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई, जिसमें वह ना तो रूस के साथ खड़ा था ना यूक्रेन के साथ खड़ा था। इस दौर में ना तो वह इजराइल के साथ खड़ा हुआ और ना ही ईरान के साथ खड़ा हुआ, लेकिन परिस्थितियों को अगर आप परखें तो भारत इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच एकमात्र ऐसा देश है जिसका इधर से उधर जाना एक बैलेंस को, जो रूस और अमेरिका अभी तक सोचते रहे, उसमें उसी का पलड़ा भारी कर देता है जिधर भारत खड़ा होगा। तो क्या रूस में ब्रिक्स की बैठक दुनिया के लिए एक नया संदेश है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब एक नई ताकत के तौर पर रूस, चीन और भारत की मौजूदगी विश्व मानचित्र पर सबसे बड़े इकोनॉमिक के लिहाज से, ताकतवर देशों के लिहाज से, आर्थिक और सामरिक परिस्थितियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो चली है? आप सोच सकते हैं किन परिस्थितियों के बीच भारत और चीन इस दौर में नजदीक भी आए। जो लद्दाख में हो रहा था, और लद्दाख में बीते 4 वर्षों में या कहें 53 महीनों में 20 मिलिट्री लेवल पर बैठक भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। लेकिन बीते 1 महीनों में जिस तरीके का डेवलपमेंट दुनिया भर में हुआ, और खास तौर से भारत का टकराव कनाडा को लेकर होना, और कनाडा के जरिए फाइव आइज जो उनके करीब के देश हैं, जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, खुद कनाडा है, भारत की घेराबंदी शुरू की गई। और ऐसे में भारत ने अब खुले तौर पर कहा है कि रूस हमारी आजादी के बाद से हर दृष्टि से, संबंधों के लिहाज से बेहद करीब रहा है। और खास तौर से रूस एशिया का है, वो पश्चिम का नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों पर आइए आज जरा उन स्थितियों को देख लिया जाए जो आने वाले वक्त में विश्व मानचित्र पर कुछ परिवर्तन भी कर सकती है। आज प्रधानमंत्री रवाना हुए दिल्ली से। प्रधानमंत्री आज और कल रूस के कजान शहर में रहेंगे और प्रधानमंत्री की रवानगी से तकरीबन 36 घंटे पहले रूस के विदेश मंत्री ने बहुत साफ तौर पर एक संकेत दिए। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव, उनका कहना है कि आर्थिक विकास होने से एशिया का राजनीतिक प्रभाव इस दौर में बहुत बढ़ा है और दुनिया के विकास का केंद्र यूरो अटलांटिका क्षेत्र से बदलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया में नए इकोनॉमिक सेंटर बन रहे हैं और पश्चिम देश इसमें शामिल नहीं हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आप ब्रिक्स की इकोनॉमी को भी समझें तो G20 और G7 के बाद तीसरा नंबर ब्रिक्स का आता है और यूरोपीय यूनियन चौथे नंबर पर खिसक चुका है। और शायद यही वो परिस्थिति है जो ब्रिक को लेकर बीते 3 दशकों से उसकी यात्रा को दिखला देती है और जिसकी चर्चा कजान शहर में होनी है, क्योंकि 1990 में पहली बार रिक बना था। रिक यानी रूस था, इंडिया था और चाइना था। इसका पहला सम्मेलन जो था 1990 में हुआ था और उस वक्त रूसी नेता यावगेनी प्रिमाकोव हुआ करते थे जिन्होंने लीड किया था और मकसद यही था कि विदेश नीति में
अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना है और अपने संबंधों को नए सिरे से मतना है। यह जिक्र हम आपसे 1990 का कर रहे हैं। सेकंड स्टेज 2009 में आया जब ब्रिक बना और ब्रिक में ब्राजील शामिल हुआ और 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन मैन सैक्स, जो इस वक्त यह कहने से हिचक नहीं रहा है कि दरअसल डेवलपमेंट बैंक के जरिए डॉलर को चुनौती देने की स्थिति में ब्रिक्स इसलिए आ सकता है क्योंकि यह अपने आप में अपने लोकल करेंसी पर पूरे बिजनेस लोन की परिस्थितियों को डेवलप करेगा। यानी जिस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए दुनिया पर प्रभाव आर्थिक तौर पर आईएमएफ का रहा, अमेरिका का रहा, अब उसको डेवलपमेंट बैंक के जरिए क्या वाकई ब्रिक्स अब एक नई जरूरत दुनिया के सामने है? क्योंकि बहुत सारे देश कतार में हैं और दुनिया के भीतर अगर सामरिक परिस्थितियों को भी समझे तो इस दौर में ईरान भी अब ब्रिक्स के साथ शामिल हो गया है। ईरान का युद्ध इजराइल के साथ है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन से लड़ रहा है। यूक्रेन नाटो देश में शामिल होने की कतार में है। ईरान ब्रिक्स में शामिल हो चला है और कई देश, यहां तक कि 34 देश कतार में लगे हैं जो कि शामिल हो जाएं ब्रिक्स के भीतर में। और यहीं से यह मैसेज निकल कर आता है कि वाकई आर्थिक तौर पर एक नए पावर सेंटर के वजह से दुनिया के लिए या अमेरिका के लिए ब्रिक्स एक चुनौती, और भारत की भूमिका इसमें सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि चीन और रशिया के बीच तो नो लिमिट एग्रीमेंट पहले से है और भारत के शामिल होने का मतलब है खासतौर से ग्लोबल साउथ का वर्चस्व इस दौर में बढ़ते चले जाना। और शायद इसके इंडिकेशन पिछले दिनों जब साउथ अफ्रीका में बैठक हो रही थी जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के लोग भी मौजूद थे, उसमें डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट भी मौजूद थी, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि ब्रिक्स लोकल इकोनॉमी, लोकल करेंसी और आपस में तालमेल, एक नए मैकेनिज्म को डेवलप करने की दिशा में जरूर बढ़ेगा, जो ये खुले तौर पर बताएगा कि दरअसल किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी फाइनेंस को लेकर डॉलर की जरूरत नहीं है। By promote transactions in local currency, we also facilitate investment growth, help governments and private sector overcome cash flows mismatch between project and financing. This approach provides great predictability and reduces the high costs associated with hedging needs. The bank is putting in place local currency sustainable developing oriented platforms and recognize the urgency of making green finance available to the member countries. Therefore, it aims to provide 30% of total finance in local currency of borrowing members. मौजूदा ब्रिक्स 2010 में सामने आया जब इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी इकोनॉमी ने यूरोपियन यूनियन को भी पीछे छोड़ दिया। और अब चूंकि 16वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता रूस कर रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी है, भारत के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि इससे पहले G20 में, जो कि इंडोनेशिया में समिट हुआ था, उसमें उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई थी, लेकिन उस दौर में भी लद्दाख में खटास चल रही थी और यह सवाल था कि भारत और चीन एक दूसरे के साथ व्यापार कैसे कम करेंगे। इसको लेकर भारत के भीतर राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। लेकिन अब ब्रिक्स की बैठक में शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, इस दौर में चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होना, और इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण इस दौर में स्टील का है। बड़ी तादाद में चीन का स्टील भारत में एक्सपोर्ट होना या भारत उसको इंपोर्ट कर रहा है, वो दुनिया की बाजार की तुलना में कम कीमत पे। और भारत में इस दौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, उसके लिए चीन का स्टील इस दौर में बड़ी तादाद में भारत में उसकी एंट्री हो चुकी है। अब सवाल यह है कि चीन के साथ इसी दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पेट्रोलियम हो रहा था, उसमें जो सहमति बनी और लद्दाख में टकराव की परिस्थितियां खत्म हुई, जो गलवान 2020 में हुआ था, उसके बाद से लगातार जारी थी। तो क्या यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब पश्चिमी देशों को एक थ्रेट है, एक चुनौती है? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध कोई आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, जिसका जिक्र बार बार भारत करते चले आया है। लेकिन ब्रिक्स के जरिए जो चुनौती अब अमेरिका के सामने है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के सामने है, या विकसित देश या G20 और G7 के भी सामने है, उसमें यह भी समझना होगा कि भारत और इस ब्रिक्स की अगुवाई में भारत इस मैसेज को कन्वे करना चाहता है कि हम ब्रिक्स की अगुवाई कर रहे हैं। रशिया इस मैसेज को कन्वे करना चाहता है कि यूक्रेन युद्ध 2.5 साल तक चला
तमाम प्रतिबंध लगाए गए पश्चिमी देशों के जरिए, बावजूद वो रशिया को अलग थलग नहीं कर पाए। यह मैसेज चीन देना चाहता है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बावजूद भी उसके इकोनॉमिक रिश्ते इस दौर में एशिया में कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। ईरान इस मैसेज को देना चाहता है ब्रिक्स के जरिए कि इजराइल चाहे अमेरिका का ब्लू आइड हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी ईरान अपनी इकोनॉमी और ताकतवर देशों के साथ सामरिक तौर पर भी बड़ा मजबूत है। यानी ब्रिक्स का मैसेज बहुत बड़ा है और यह समझना होगा कि इसमें सिर्फ 5 देश नहीं है जो ब्रिक्स के नाम पर है। अब इसमें इजिप्ट भी है, इथोपिया भी है, ईरान भी शामिल हो गया है और बाकायदा फॉर्मली एप्लीकेशन टर्की ने दी है, अजरबैजान ने दी है, मलेशिया ने भी दी है। और यह एक मैसेज है कि पहली बार क्या वाकई जिसका जिक्र अब डेवलपमेंट बैंक करने से नहीं चूके कि आपसी लेन देन अगर घरेलू करेंसी में होगा और इस तरीके से होगा जहां स्विफ्ट का तरीका, जिसमें आप कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो होता है, वो अगर डॉलर से हटकर होगा तो शायद यह सबसे बड़ी चुनौती डॉलर को होगी और डॉलर के कमजोर होने को होगी। और भारत जैसे देश के लिए एक नई आर्थिक मजबूती, वो चाहे चीन है, चाहे रशिया है, चाहे ईरान है, चाहे टर्की है, चाहे ब्राजील है, सभी की मौजूदगी आपको नजर आएगी ब्रिक्स की बैठक में। हालांकि ब्राजील के राष्ट्रपति तबीयत खराब होने की वजह से इंटरनेट से जुड़ेंगे, उस फिजिकली मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक नया गठबंधन जो ब्रिक्स की ताकत के साथ उभर रहा है, उसमें भारत की रशिया के साथ नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो तभी दुनिया को चुभने लगी जब रशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़ा सम्मान से सम्मानित किया। और अब खुलकर विदेश मंत्री यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल रशिया का मतलब सिर्फ फ्री में तेल लेना नहीं है या सस्ते में तेल लेना नहीं है, वहां मिनरल्स का भंडार है, फर्टिलाइजर है। और इन तमाम परिस्थितियों के साथ भारत के उसके संबंध रशिया के साथ बहुत प्रगाढ़ रहे हैं और आज से नहीं रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद से रहे हैं। If you look at our history with Russia after independence, I can say, and with fear of contradiction from anybody in this room, that Russia has never done anything to impact our interests negatively. Okay? It's a big statement to make, because there are, among the major countries, there are not many countries about whom you can say this. Now, today, Russia's situation is different. I think Russia's relationship with the West has obviously broken down. So you have a Russia which is turning much more towards Asia. So we have to ask ourselves, if Russia is looking more at Asia, should Russia not have multiple options in Asia? Should we, as an Asian country, not take, what is good for us in national interest? And clearly, Russia, as a major natural resources power, has a complementarity with India at this stage of development when we are big resource consumers. So, people talk about Russian oil, but it isn't just Russian oil. It could be oil, it could be fertilizers, it could be metals, it could be coal. So there is a whole economic logic to it. विदेश मंत्री खुद भी 24 तारीख को रूस के कजान शहर में होंगे, क्योंकि 23 तारीख को प्रधानमंत्री वापस आ जाएंगे। और विदेश मंत्री अगर यह इंगित कर रहे हैं कि एशिया, ग्लोबल साउथ और इंडिया की अपनी जरूरतें इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण है, जो पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिहाज से नहीं है, बल्कि अपनी इकोनॉमी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से जरूरी है, तो जाहिर तौर पर यह भारत की कूटनीति और विदेश नीति बिल्कुल नए परवान पर है। यहां पर यह भी समझना होगा कि दरअसल ब्रिक्स कि जो अगर इनमें शामिल देशों की पॉपुलेशन भी देखें तो दुनिया की कुल जनसंख्या का यह 41% है। और अगर वर्ल्ड जीडीपी को भी देखें तो 35% जीडीपी ब्रिक्स की है। और ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को भी अगर देखें तो 44% ब्रिक्स के पास है। यानी इस दौर में जो दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो ऑक्स हो, चाहे वो रशियन चाइना के बीच में नो लिमिट पार्टनरशिप हो, इन सबसे हटकर ब्रिक्स उस इकोनॉमी के आश्रय अपनी मजबूती को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है, जिसमें अभी तक अमेरिका का वर्चस्व जरूर रहा है, खास तौर से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन को लेकर। यहां एक सवाल और भी है, क्या वाकई ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की दिशा में ब्रिक्स अब सवाल उठाने से चूकेगा नहीं, जिसमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र होगा, जिसमें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का जिक्र होगा, जिसमें डब्ल्यूटीओ का जिक्र होगा। क्योंकि अगर पूरी परिस्थिति में ब्रिक्स की मौजूदगी को अगर आप परखें तो 3 बातें खुले तौर पर सामने आती है। एक तो बड़ी तादाद में साउथ की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण है और वो नए पावर सेंटर के तौर पर मौजूद है, यह मैसेज दुनिया में जाना चाहिए।
दूसरा मैसेज करेंसी का है। डॉलर का वर्चस्व अब संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हर देश की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और अपनी इकोनॉमिक जरूरतें और दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं उसके मद्देनजर उन्हें अपने आप की जरूरतों को पूरा जरूर करना होगा। और तीसरी परिस्थिति है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं और उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जैसे आईएमएफ लोन का जिक्र करें तो अर्जेंटीना लगभग 31 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 6.7 बिलियन डॉलर, केनिया 2.5 बिलियन डॉलर, घाना 2.2 बिलियन डॉलर, श्रीलंका 1.3 बिलियन डॉलर, ये उन पॉलिसीज के तहत है जिसमें अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक क्रिएट होता है तो क्या यह एक बड़ी भूमिका होगी। और शायद इसीलिए ब्रिक्स पहली बार जिन मुद्दों के आसरे दुनिया का ध्यान अपनी दिशा में ना सिर्फ खींच रहा है बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी अपने एजेंडे में शामिल करके आगे बढ़ रहा है, यह उस ताकत का प्रतीक है जिसमें मैसेज दुनिया के सामने बहुत साफ तौर पर जाए कि चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस का जिक्र हो, चाहे फूड सिक्योरिटी की जरूरत हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किल हो, चाहे स्पेस हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब के मद्देनजर ब्रिक्स की यह बैठक पर समूची दुनिया की नजर है। और इसीलिए रूस के दक्षिण पश्चिम में टाटा स्काई का कैपिटल जो कजान शहर है उसकी एक झलक देखिए। कजान शहर तैयार है दुनिया के तीसरे सबसे आर्थिक ताकतवर संगठन ब्रिक्स की बैठक को लेकर। लेकिन एक आखिरी बात यहां समझनी होगी, भारत और चीन के रिश्ते ग्वांग के बाद लगातार बिगड़ते चले गए। इस दौर में भूटान को लेकर भी जो हुआ उससे भी स्थिति नाजुक हुई। भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर अभी भी चीन को मान्यता देने की स्थिति में भारत की अंदरूनी राजनीति नहीं है। और इन परिस्थितियों के बीच रूस ने मध्यस्थता की भूमिका क्या भारत और चीन को करीब लाने को लेकर की, क्योंकि रशिया को इस बात का पूरा एहसास है कि चीन की वजह से अगर भारत अमेरिका के करीब चला जाता है और वो बैलेंस बनाकर रूस और अमेरिका के बीच काम करते रहता है तो इससे बात बनेगी नहीं। और यही वो वजह है कि इस बैठक से ऐन पहले भारत और चीन के बीच रिश्तों में मजबूती आई। दोनों ने एक दूसरे के साथ आपसी भरोसे को जतलाने का जिक्र भी किया और इसीलिए इस बैठक में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी होगी। इसी बैठक में ईरान के राष्ट्रपति के साथ बैठक में मुलाकात और बातचीत भी होगी। इसी बैठक में रूस के साथ युद्ध को लेकर भी संवाद होगा। लेकिन अगला सवाल और आखिरी सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया के भीतर बदलते हुए नए पॉलिटिकल इकोनॉमिक ध्रुव जो हैं, जो पावर सेंटर हैं, उसके केंद्र में क्या भारत आकर खड़ा हो चला है। और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के जरिए जो एक नई परिस्थिति ग्लोबल साउथ को लेकर खड़ी की, इसका जिक्र उन्होंने एशियान में भी किया। और यह भी समझना होगा इस दौर में एशियान के साथ भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अभी भी बहुत नेगेटिव में है, यानी भारत एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। चीन के साथ भी कमोवेश यही परिस्थितियां हैं और यही परिस्थिति एक लिहाज से रशिया के साथ भी है। तो क्या नई परिस्थिति भारत अब उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट के आसरे अपनी कूटनीति और विदेश नीति को बढ़ाना और फैलाना चाहता है, जिसके बाद उसकी निर्भरता कम से कम पश्चिमी देशों पर उस मौके पर कम हो जाए जिस दौर में जो भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कनाडा को लेकर सवाल उठाता रहा और अमेरिका ने इस दौर में कनाडा का ही साथ दिया। यानी पहले की पूरी राजनीतिक परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो पश्चिमी देशों के अनुकूल चल रही थी उसको नए तरीके से चुनौती देने की स्थिति में ब्रिक्स खड़ा हो गया है। या इसको और सीधे कहें तो साउथ को चुनौती, या कहें सीधे तौर पर चुनौती भी ना शब्द यूज करें, बल्कि यहां साउथ एक नई दृष्टि से चैलेंज कर रहा है अब वेस्टर्न वर्ल्ड को। शायद यह स्थिति इस ब्रिक्स की खासियत है और इस ब्रिक्स की बैठक से शायद यही बात
निकलने को तैयार है। तो इंतजार कीजिए अगले 48 घंटों में, जब कजान शहर से आने वाले वक्त में आर्थिक परिस्थितियों को लेकर ब्रिक्स देशों के आपसी आर्थिक संबंधों पर किन पॉलिसीज पर नई मोहर लगती है। और वो चुनौती WTO को होगी, वह चुनौती IMF को होगी, वह चुनौती डॉलर को होगी, वह चुनौती शायद US को भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।